संपूर्ण उत्तराखंड नोट्स की फॉर्म में हम कर रहे हैं कवर और हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे दिन में, जहां पर आज हम यहां पर काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे, तो जिनको पूरा प्रजाति के नाम से भी जानते हैं, तो ये कौन थे, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल प्रजाति के बारे में। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पुरा प्रजाति मानी जाती है कौन? कोल प्रजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पुरा प्रजाति मानी जाती है। और कोल जो प्रजाति है इनको मुंडा जनजाति या फिर सबर भी कहा जाता है। ये प्रश्न वैसे भी बन चुका है। मुंडा जनजाति किसको कहा जाता है? तो मुंडा जो जनजाति है ये कोल प्रजाति को कहा जाता है। और सबर किसको कहा जाता है? तो कोल प्रजाति को ही सबर कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति या फिर सबर, ये किसको कहा जाता है? कोल प्रजाति को कहा जाता है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता था कृषि और पशुपालन, इनका मुख्य व्यवसाय था। और कुमार और कुमारी इनकी क्या थी? एक प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा थी। तो कुमार और कुमारी प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा किसकी थी? कोल प्रजाति की ये प्रथा थी। और ये आपको याद रखना है, मुंडा और जो सबर है ये इस नाम से भी जाने जाते थे। बाकी कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि विष्णु के जो दशावतार की जो कल्पना है तो वो कोलों की थी। तो विष्णु के दशावतारों की जो कल्पना है वो किसकी थी? कोलों ने ही विष्णु के दशावतारों की कल्पना करी थी। और अगली जो प्रजाति है यह है किरात प्रजाति। तो किरात प्रजाति कृ धन अत से उत्पन्न हुआ है और विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें किर, किन्नर या किर पुरुष कहा गया है। तो किर, किन्नर या फिर किर पुरुष किसको कहा गया? किरात प्रजाति को कहा गया। और स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया? स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों के लिए भील शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों के लिए किसका प्रयोग हुआ है? भील शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कोल प्रजाति को आपको पता होना चाहिए, मुंडा जनजाति या फिर सबर भी इनको कहा जाता है। और स्कंद पुराण में किरात जो प्रजाति है इनको भील शब्द से उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण के केदारखंड में। और महाभारत का जो वन पर्व है तो वहाँ पर अर्जुन का किरातों के साथ युद्ध का भी वर्णन है। कहाँ पर? महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ पर अर्जुन का किरातों के साथ युद्ध का भी वर्णन मिलता है। और गंगा, पार्वती और दुर्गा को किराती भी कहा गया। किसको? गंगा, पार्वती और दुर्गा को किराती भी कहा गया। और जो किराती है इनके आराध्य देव शिव है। तो किरातों के आराध्य देव कौन थे? शिव थे। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता था पशुपालन, इनका मुख्य व्यवसाय था। और जॉर्ज गेडसन ने उत्तराखंड की जो प्राचीनतम जाति मानी है, प्रजाति मानी है, तो उत्तराखंड के प्राचीनतम इन्होंने प्रजाति माना है किसको? किरातों को। किसने? जॉर्ज गेडसन ने। अब बात करेंगे खस प्रजाति के बारे में। तो इतिहासकारों के अनुसार कोलों और किरातों को पराजित करके खसों ने उत्तराखंड पर आधिपत्य स्थापित किया था। तो खसों ने क्या करा था? कोलों और किरातों को क्या करा था? पराजित किया था। और फिर खसों ने उत्तराखंड पर अधिकार स्थापित किया था, ऐसा इतिहासकार मानते। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार उत्तराखंड खस भूमि बनने से पहले किरात भूमि हुआ करती थी। तो ये किसका यहाँ पर बयान था? किसने यहाँ पर जानकारी दी थी कि राहुल जो खस भूमि है उत्तराखंड इसके बनने से पहले ये क्या थी? किरात भूमि। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने हमें जानकारी दी थी कि जो उत्तराखंड में खस भूमि बनने से पहले ये क्या थी? किरात भूमि हुआ करती थी। और खसों को आर्यों का वंशज माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने खसों को आर्यों का क्या माना है? वंशज माना है। तो ये किसने बताया हमें कि खस जो आर्यों का वंशज थे? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अब राजशेखर जी की पुस्तक है काव्य मीमांस, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। काव्य मीमांस किसकी पुस्तक है? राजशेखर जी की। तो राजशेखर जी की जो पुस्तक है काव्य मीमांस, तो वहाँ पर कार्तिकेयपुर जो शासक है खसपति का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो काव्य मीमांस में कार्तिकेयपुर शासक खसपति का उल्लेख मिलता है। काव्य मीमांस किसकी पुस्तक है? राजशेखर की है। और वृत्त संहिता में खसों को तंगा भी कहा गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, खसों को तंगा कहाँ पर कहा गया? तो वृत्त संहिता में खसों को तंगा कहा गया। तो वृत्त संहिता में खसों को क्या कहा गया? तंगा कहा गया। अब बात करेंगे, देखो कुनिंद वंश, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक तो किसने शासन किया? कुनिंद वंश ने करा है। कब से? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक वंश कौन सा था? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला जो राजनीतिक वंश है ये कौन सा है? कुनिंद वंश है। प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है कुनिंद वंश की? संस्कृत साहित्य से मिलती है, जिसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। तो यहाँ से जानकारी मिलती है कुनिंद वंश के बारे में। और भूगोल जो टॉलमी का वृत्तांत है तो वहाँ से, और अशोक का जो कालसी अभिलेख है वहाँ से भी हमें कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कुनिंद वंश के बारे में। अब कुनिंद वंश जो है इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था कुनिंद वंश का,
कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघभूति। अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और जो अमोघभूति थी इसकी क्या मिली है, चांदी और ताम्र मुद्राएं मिली है। तो किसकी मिली है, चांदी और ताम्र मुद्राएं, चांदी और ताम्र मुद्राएं मिली है अमोघभूति की, जो कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कहाँ से मिली है, अलकनंदा, व्यास नदी घाटी और दक्षिणी स्रोतों से प्राप्त हुई है। अलकनंदा, व्यास नदी घाटी और दक्षिणी स्रोतों से चांदी और ताम्र मुद्राएं जो मिली है अमोघभूति की, इससे हमें पता चलता है कुनिंद वंश के बारे में। और जो ये मुद्राएं मिली है अमोघभूति की, इन मुद्राओं पर देवी और मृग का अंकन है। तो अमोघभूति की जो मुद्राएं मिली है उसमें देवी और मृग का अंकन है। साथ ही साथ ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में वहाँ पर लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है कुनिंद वंश की जो यहाँ पर मुद्राएं मिली है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में वहाँ पर कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, राजा कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य, राजा कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य, ये लिखा हुआ है इनकी मुद्राओं में। तो इनकी मुद्राओं में जो लिपि का इस्तेमाल हुआ है, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। राजा कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य, ये लिखा हुआ है, ये अंकित है। और जो इन्हें एक शक्तिशाली शासक भी दर्शाता है। और मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो किन की मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, तो कुनिंद जो यहाँ पर थे कुनिंद वंश, तो इनकी जो मुद्राएं थी उन पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो कुनिंद मुद्राओं के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। तो कुनिंद मुद्राओं के जो प्रकार है, एक हो गया अमोघभूति मुद्राएं। तो राजा अमोघभूति की रजत यानी कि चांदी और ताम्र मुद्राएं यहाँ पर है जो मुख्य है, जिसमें देवी और मृग का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में यहाँ पर अंकित है। और अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं रजत और ताम्र में थी, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी किसकी, कुनिंद वंश की है। तो अल्मोड़ा क्षेत्र से जो प्राप्त हुई है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में कुनिंद वंश के 8 राजाओं, तो जो अल्मोड़ा क्षेत्र है वहाँ से ब्रिटिश जो संग्रहालय लंदन है वहाँ पर कुनिंद वंश के 8 राजाओं, जिसमें शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया, शिवपालित हो गया और मगध हो गया। और ये कौन है, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगध। तो इनकी क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। तो 8 राजा ऐसे थे जिनकी मुद्राएं मिली है। और ये कहाँ पर है, लंदन में जो संग्रहालय है वहाँ पर कुनिंद वंश के यहाँ पर मुद्राएं संग्रहित है। और कत्यूर घाटी से भी शिवदत्त, आशिक और गोमित्र। तो कत्यूर घाटी से भी किसकी मुद्राएं मिली है, शिवदत्त की मिली है, आशिक की मिली है और गोमित्र। शिवदत्त, आशिक और गोमित्र की जो मुद्राएं मिली है कहाँ से मिली है, कत्यूर घाटी से मिली है। और यहाँ पर 54 मुद्राएं मिली है। और इन 54 मुद्राओं में सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं थी वो गोमित्र की मिली है। किसकी मिली है, गोमित्र की मिली है। और गढ़वाल के जो राजा विजयभूति और डॉक्टर महेश्वर जोशी के द्वारा लंदन संग्रहालय में शिवरक्षित की मुद्राएं खोजी गई थी। कहाँ पर, लंदन जो संग्रहालय वहाँ पर शिवरक्षित की जो मुद्राएं खोजी गई थी, किसने खोजी थी, डॉक्टर महेश्वर जोशी जी ने। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट दे सकते हो। तो हमने देख लिया कुनिंद वंश की 2 मुद्राएं, एक अमोघभूति प्रकार की, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की, और तीसरी थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं, तो इनका जो पूर्व भाग था, पूर्व भाग में क्या था, 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, जिनके दाएं हाथ में क्या है, त्रिशूल। और जो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं, इसके पृष्ठ भाग में मृग है, स्वास्तिक है, और नीचे नदी या फिर नाग के समान कुछ प्रतीक चिन्ह वहाँ पर बना हुआ है। तो ये कहाँ पर पृष्ठ भाग में क्या बना है, मृग, स्वास्तिक, और नीचे नदी है या फिर नाग के समान कुछ ऐसा यहाँ पे प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। और जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है ये भी ब्राह्मी लिपि में वहाँ पर लिखा गया है, भगवता छत्रेश्वर महात्मना, ये ब्राह्मी लिपि में अंकित है। अब जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है जहाँ जहाँ से ये मुद्राएं मिली हैं, तो टेरी गढ़वाल के अठूड़वाला क्षेत्र से, उत्तरकाशी से, सुमाड़ी जो कि श्रीनगर में है, और कत्यूर घाटी जो कि कुमाऊं में है, और सुनेत जो कि कहाँ है, लुधियाना की तरफ। और आपका जो सुनेत और दूसरा आपका बहेत, तो सुनेत आपका लुधियाना वाला क्षेत्र हो गया, बहेत आपका ये सहारनपुर वाला क्षेत्र हो गया, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ये मुद्राएं प्राप्त हुई है। बाकी अब इनका जो समापन होता है, जो कुनिंद वंश का समापन होता है, देखो वैसे तो पहले इनको शक पराजित करते हैं, फिर कुषाण इनको पराजित करते हैं जो इनका मैदानी क्षेत्र रहता है, और पर्वतीय क्षेत्र में फिर भी ये राज कर रहे होते हैं। लेकिन 5वीं शताब्दी में क्या होता है, नागवंश इनका पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास नागवंशियों ने कर्तपुर राज्य से कुनिंद राजवंश को समाप्त कर दिया था। तो जब ये मैदान में इनको सब पराजित करते हैं, तो ये पर्वतों में भी इनकी कुछ शाखाएँ चलती रहती, और फिर 5वीं शताब्दी में नागवंश इनको पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। अब बात करेंगे शक और कुषाण वंश के बारे में। तो देखो शक और कुषाणों का जो वंश यहाँ पर शुरू हुआ था कुनिंदों के बाद हुआ था। तो कुनिंदों का
बाद कहाँ पर जो इनके मैदानी इलाके थे कुनिंदों के, तो यहाँ पर कुनिंद हार गए थे। फिर यहाँ पर शकों की शुरुआत होती है। तो शक शासन की शुरुआत कैसी होती है? तो जैसे ही कुनिंद यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं मैदानी इलाकों में, तो उसके बाद शकों ने क्या करा था, उनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और देखो शकों की हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो कुमाऊँ में जो सूर्य मंदिर है और सूर्य मूर्तियाँ मिली है, तो विशेषकर जो अल्मोड़ा का जो कटारमल सूर्य मंदिर है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शकों ने शासन किया है। तो शकों के शासन की पुष्टि कहाँ से मिलती है? अल्मोड़ा का जो कटारमल सूर्य मंदिर है, जहाँ से हमें सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियों की प्राप्ति होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ इस भूभाग पर किसने, शकों ने भी शासन करा है और इन्होंने कुनिंदों को हरा दिया था मैदानी इलाकों में। अब देखो कुषाण का शासनकाल किस प्रकार होता है? तो देखो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है, कुषाणों ने उत्तर भारत को पुनः राजनीतिक सूत्र में पिरोया था। किसने? कुषाणों ने उत्तर भारत, जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया था तो कुषाणों ने क्या करा था, उत्तर भारत को पुनः राजनीतिक सूत्र में पिरोया था। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी। किस जाति की शाखा थी? यूची। जो कुषाण है मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी। और भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक माना जाता है तो कुजुल कड़फिसस को माना जाता है, कुजुल कड़फिसस को। तो कुषाण वंश का संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है भारत में कुजुल कड़फिसस, ये नाम याद रखना आपको, कुजुल कड़फिसस को कुषाण वंश का शासक माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा बनता है विम कड़ी करना है, विम कड़फिसस। और यहाँ पर उसके बाद देखो कुजुल कड़फिसस यहाँ पर संस्थापक माना जाता है भारत में। फिर विम कड़फिसस आता है और फिर सबसे जो महान आता है यहाँ पे कुषाण में कनिष्क आता है, सबसे महान, जो सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ करता था। देखो कुनिंद वंश था, फिर शकों ने कुनिंदों को हराया, फिर शकों को कुषाणों ने हरा दिया। इस प्रकार चल रहा था। अब देखो कुषाण जो शासन मिला, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कुषाण वंश के जो साक्ष्य मिले ऋषिकेश से मिले, जिसको पहले वीरभद्र कहा जाता। तो वीरभद्र ऋषिकेश का पुराना नाम है। कोटद्वार जिसका पुराना नाम मोरध्वज था, तो यहाँ से भी इसकी जानकारी मिली है। काशीपुर जिसका पुराना नाम गोविषाण था, तो यहाँ से कुषाणकालीन अवशेष मिले। तो कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले? वीरभद्र, मूर्ध्वज और गोविषाण। वीरभद्र को ऋषिकेश कहते हैं, मूर्ध्वज को कोटद्वार कहते हैं और गोविषाण को काशीपुर कहते हैं। तो यहाँ से कुषाणकालीन अवशेष मिले। तो काशीपुर से कनिष्क की क्या मिली? स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो काशीपुर से क्या मिला है? कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? काशीपुर से मिली, यानी कि गोविषाण से प्राप्त हुई है। और टिहरी गढ़वाल का जो मुनिकी रेती है वहाँ से हुविस्क की 44 मुद्राएं मिली है, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो टिहरी गढ़वाल से मुनिकी रेती से हुविस्क की 44 मुद्राएं मिली है, जो कि कुषाण वंश का शासक था। और इनका जो पतन होता है तो कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश बिखरने लग जाता है और फिर इसका फायदा उठाते हैं योद्धे। कौन उठाता है इसके फायदा? योद्धे इनका फायदा उठाते हैं और उनके क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कुनिंद वंश आप लोगों ने समझ लिया। कुनिंद के बाद शक वंश आए थे, शक के बाद फिर कुषाण आए थे और फिर कुषाण के बाद यहाँ पर क्या हुआ था? तो कुषाणोत्तर, यानी कि कुषाण के बाद उत्तराखंड में क्या हुआ था? कुषाणोत्तर काल क्या हुआ? कुषाणों के बाद जो उत्तराखंड में होता है, तो कुषाणों के बाद क्या होता है? योद्धे इनको हरा देते हैं। अब कुषाणों का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद जो योद्धे रहते हैं एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है। योद्धे ताम्र मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि से योद्धे गणस जया। तो योद्धे गणस जया ये किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अब इनकी जो यहाँ पर ताम्र मुद्राएं मिली है तो अग्रभाग पर इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण था। तो योद्धे की जो मुद्राएं होती है उसमें किस देव का चित्रण था? कार्तिकेय का वहाँ पर चित्रण था। कहाँ पर था? अग्रभाग पर इष्ट देव कार्तिकेय का चित्रण था। और ये जो मुद्राएं मिली है इनकी योद्धे की शिमला से मिली है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जौनसर बाबर यानी कि देहरादून, काला डांडा यानी कि पौड़ी गढ़वाल की तरफ और सहारनपुर से योद्धे की मुद्राएं मिली है। अब देखो योद्धे की जो मुद्राएं मिली है वो तो ठीक है, लेकिन देखो अभी जो कुनिंद वंश है ये अभी चल रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो पर्वत में जो इनकी अभी यहाँ पे अलग अलग शाखाएं बटी हुई है, वहाँ अभी ये जो कुनिंद है ये शासन कर रहे हैं। लेकिन मैदानी भाग से ये इनका पूरा तरह समाप्त कर दिया था शकों ने। फिर शकों को कुषाणों ने हरा दिया। फिर कुषाणों का जब शासन खत्म हुआ यानी कि कमजोर पड़ने लगे, फिर किसने करा? जो योद्धे उन्होंने कुषाणों का साम्राज्य खत्म करा। अब देखो प्रवृत्ति कुनिंद क्या है? तो देखो शकों, कुषाणों और योद्धाओं ने कुनिंदों के मैदान और तराई क्षेत्रों पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन जो मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कुनिंद जाति अभी भी शासन कर रही थी। तो परवर्ती कुनिंद उन्हीं को कहते हैं जो क्या करते हैं मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो शासन कर रहे थे उन्हें ही प्रवर्ती कुनिंद कहा गया। और प्रवर्ती कुनिंद जो थे इनकी जो मुद्राएं मिली दुगड्डा के पास भेड़ गांव से प्राप्त हुई है। तो प्रवर्ती कुनिंद की जो मुद्राएं मिली कहाँ से मिली है? दुगड्डा जो है ये आपके मलिथा के नज़दीक पड़ता है, तो मलिथा की साइड पड़ता है। तो दुगड्डा मलिथा और श्रीनगर के नज़दीक, तो दुगड्डा जो है ये भेड़ गाँव से यहाँ पर मुद्राएं मिली है प्रवर्ती कुनिंद की, दुगड्डा के पास भेड़ गाँव से प्राप्त हुई है। और इन पर क्या छत्रेश्वर, भानु और रावण का नाम उल्लेखित है। जो यहाँ पर मुद्राएं मिली इसमें छत्रेश्वर, भानु और रावण का नाम उल्लेखित है।
अब देखो एक और गोत्रीय वंश है युगसैल वारसगण्य गोत्र। तो युगसैल वारसगण्य जो गोत्र है जो कि एक गोत्रीय वंश है, तो कालसी देहरादून के प्रतापी राजा सीलवर्मन इस वंश के शासक थे। तो सीलवर्मन क्या था, इस वंश का शासक था। और सीलवर्मन से भी प्रश्न बनता है, तो सीलवर्मन ने क्या करा था, यमुना नदी के तट पर कालसी में अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो किस शासक ने यमुना नदी के तट पर कालसी में अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो सीलवर्मन ने कराया था। और बाणवाला यज्ञ वेदिका जो है, तो इसका निर्माण भी किसने कराया था, बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी सीलवर्मन ने कराया था। तो अयोध्या के बाद हम आगे समझेंगे किस प्रकार यहाँ पर उत्तराखंड में शासन आगे चल रहा था। तो यहाँ पर संपूर्ण उत्तराखंड आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। बाकी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोला आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से ऊपर से रिवीजन करते चलिए।